एआई की क्लास 10th की लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग आ चुके हैं यूनिट 4 डेटा साइंस पे। और आज हम इस लेक्चर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं इस पार्ट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग कि डेटा साइंस है क्या। तो बेसिकली जब भी हम एआई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एआई है क्या। हम जब एआई के बारे में बात करें तो एआई के बारे में हम ऐसे बात करें थे कि एआई खुद से कुछ सोच सकती है, ठीक है, या तो खुद से कुछ डिसीजंस ले सकती है, कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है। और वो कैसे करती है, वो खुद कुछ सीखती है। और सीखती कैसे है, कुछ डेटा से सीखती है। मतलब वो डेटा हमें देनी पड़ेगी तब जाके एआई के पास कुछ नॉलेज आएगी जिससे वो प्रेडिक्शन वगैरह कुछ कर पाएगी। ठीक है, तो एआई बेसिकली डेटा के ऊपर ही डिपेंडेंट है और विदाउट डेटा एआई कुछ भी नहीं है। ठीक है, एआई का एक ही सपना है कि दुनिया में जितना भी डेटा है वो सब अपना है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हम डेटा एआई को देते हैं वो टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से अगर हम डिवाइड करें तो 3 टाइप ऑफ डेटा देते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, अल्फा न्यूमेरिक या फिर ABCD 1 2 3 4 जो भी ये सब डेटा है वो सब अल्फा न्यूमेरिक वगैरह डेटा है। उसके बाद जो भी इमेज, विजुअल्स, पिक्सल्स इन सब से रिलेटेड है वो सब कंप्यूटर विजन के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑडियो वाला जो डेटा है नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के अंदर आएगा, NLP वाले सेक्शन में आएगा, जो कि हमने कवर कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ये एक एग्जांपल था, ठीक है, फैसिलिटेटर में है। यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहा है ना, जब आप एक मशीन के साथ, ये एफिनिटी एआई की वेबसाइट है, इन्होंने क्या किया, एक रॉक पेपर सीजर का गेम बनाया है। इसमें क्या होता है ना, आप बस थोड़ी देर तक मशीन के साथ खेलोगे, मशीन थोड़ी देर तक आपकी मूवमेंट्स को एनालाइज करेगी, आपके पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेगी, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स देने लग जाएगी। यहाँ पर क्या है ना कि उन्होंने देखो एक चीज़ मेंशन की है कि क्या आप 20 गेम इस मशीन के साथ जीत सकते हो। और ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है मैं बताता हूँ, ऐसा बहुत रेयर है इसलिए क्योंकि उन्होंने ये जो नंबर मेंशन किया है ना, इस नंबर तक आते आते मशीन समझने लगेगी कि आपके पैटर्न्स क्या है। अगर वो बोलते हैं कि 3-4 गेम, तो 3-4 गेम आप जीत सकते हो उससे इजीली। क्यों? क्योंकि तब मशीन के पास इतना डेटा नहीं होगा। बट जैसे ही गेम्स के नंबर बढ़ते जाएंगे तो मशीन आपके बारे में समझती जाएगी, और जैसे ही मशीन के पास डेटा आया, मशीन के पास अंडरस्टैंडिंग आ गई कि सामने वाला अपोनेंट कैसा है, और उसके पास दिमाग भी आ जाएगा, तब थोड़ा मैच ट्रिकी होने लगेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था इसके पीछे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला था, एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंसेस। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से थोड़ा सा फोकस करना है और जो वर्ड्स मैं बोलूँगा उनको देखना है। मैं क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा बहुत सारे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले आ जाता है फ्रॉड और रिस्क डिटेक्शन। तो ये फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कैसी कंपनीज के लिए हम लोग बात करेंगे। सर ये कुछ बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर वाली कंपनीज के लिए बात कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर फ्रॉड वगैरह के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इनके पास डेटा कैसा कलेक्ट होता होगा? सर इनके पास डेटा मतलब किसके पास कितने पैसे हैं या फिर किसने कितना लोन लिया है, यही सब होता होगा। हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो वैसे ही ये जो बैंकिंग कंपनीज थी, इनके पास बहुत सारा है ना डेटा तो आता था, पर एक प्रॉब्लम आने लगी कि वो डेटा भले ही उनके पास कितना भी डेटा हो, पर उनके पास ऐसी प्रॉब्लम आने लगी कि भाई कुछ लोगों ने लोन लेके बहुत टाइम तक छोड़ दिया है, उनके डेब्ट्स को कंप्लीट नहीं कर पाया है। ठीक है, और उनको लॉसेस होने लगे कंपनी को। अब कंपनी वालों ने सोचा कि भाई इतना सारा हमारे पास डेटा है, तो ये लोग जो होते हैं, इन प्राणियों को हम लोग कुछ डेटा दे देंगे तो ये कुछ ना कुछ तो हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, वो पूरा डेटा डेटा साइंटिस्ट को दे दिया। अब डेटा साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई ऐसा ऐसा डेटा है, इसके हिसाब से मॉडल्स बनाएंगे। और उन्होंने फिर क्या किया, ये पुराने डेटा को एनालाइज करके डेटा साइंस की मदद से प्रेडिक्ट कर लिया या फिर अंडरस्टैंड कर लिया कि ये जो प्रोबेबिलिटी है रिस्क की कितनी होगी, इस बंदे को लोन देंगे या फिर इस इंसान के साथ पार्टनरशिप करेंगे। या फिर बैंकिंग कंपनीज को एक्चुअल में समझने आने लगा कि कैसे उनके एक्सपेंडिचर्स को हम लोग को डिवाइड करना है, और वैसे ही उनके जो रिस्क वगैरह होते थे उनकी चांसेस बहुत कम होने लगे। ठीक है, तो ऐसे डेटा साइंस को उन्होंने यूटिलाइज किया है। ऐसे ही बाकी सारी कंपनीज करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। सर ये जेनेटिक्स तो ऐसा लग रहा है जीन्स वगैरह से रिलेटेड है या बायोलॉजी से रिलेटेड है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके
जीन्स या जेनेटिक्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो हमको पता चल जाएगा कि उनको किस टाइप की ट्रीटमेंट देनी ज़रूरी है ताकि उनकी ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज कर सकें। मतलब एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को समझ सकते हैं हम उनकी डिजीजेस वगैरह को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जेनेटिक्स को अगर हम, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जेनेटिक्स से रिलेटेड अगर हम कुछ करते हैं तो जेनेटिक्स एंड जेनोमिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन ये है, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ इंटरनेट सर्च। सर ये तो बहुत ही कॉमन है, ये तो सब लोग जानते ही हैं कि अगर गूगल या फिर कोई भी अगर हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं तो उस पर जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो सब पर्सनलाइज होते हैं। अब तुमने कभी देखा है कि अगर तुम साउथ इंडिया में रहते हो तो वहाँ पर अगर तुम सर्च करो कि बेस्ट डिशेस टू फाइंड, विदाउट अगर हम प्लेस भी ना लिखो ना तो भी आपको पता है कि इंडिया की प्लेसेस दिखाएगा, ऐसे नहीं कि आपको फ्रांस का कोई डिश दिखाने लगा या फिर ऐसा, ठीक है। तो पर्सनलाइज हो जाता है। वो कैसे पता चलता है? वो अंडरस्टैंड करता है आपके पास्ट एक्सपीरियंस और डेटा के हिसाब से कि अच्छा ये इंसान यहाँ पर लोकेटेड है तो इसकी चॉइसेस वैसी होंगी, यहाँ पर मोस्टली लोगों की चॉइसेस ऐसी होती हैं तो हमको भी इसे ऐसे रिजल्ट्स दिखाने हैं, ठीक है। ना कि तुम्हें फ्रांस के रिजल्ट दिखाने लगा और तुम बोलो ये कौन से डिश आ गई करके, है ना। तो ये पर्सनलाइज बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं ना इन सब एग्जाम्पल से कि डेटा साइंस से हम जनरलाइजेशन से पर्सनलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जनरलाइजेशन से पर्सनलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, यही हमारा डेटा साइंस का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, यहाँ पर भी वही हो रहा है कि गूगल वगैरह ये सब डेटा साइंस एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे से दिखा सके और बहुत ही जल्दी दिखा सके, ठीक है। ये देखो, हम लोग सोचते हैं छोटा मोटा डेटा 20 पेटाबाइट्स, 20 पेटाबाइट्स कितना होता है ये हमारे लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है। मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, इन सब में हम सोचते हैं, पर ये पेटाबाइट्स इज टू मच फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और फिर आ जाता है नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा, ओके, दैट इज टारगेट एडवर्टाइजिंग। पता नहीं मैंने नंबर सही डाला है कि नहीं, बट ठीक है। टारगेट एडवर्टाइजिंग, ये सर कुछ ऐड वगैरह के ऐड के हिसाब से लग रहा है। हाँ, ये ऐड मतलब कैसा, अगर यूट्यूब वगैरह पे हम लोग तो जाते रहते हैं तो हमको दिखता है कि हमारे हिसाब से ऐड आते हैं। तुमने कभी देखा कि स्पोर्ट्स वाला बंदा है, मतलब जिसको स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, रेयर एग्जांपल है कि किसी इंसान को स्पोर्ट्स पसंद नहीं है और उसको स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट के एड्स आ रहे हैं। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। क्यों? क्योंकि कंपनीज आपको ट्रैक करती हैं, मतलब आपके कंसेंट के हिसाब से ट्रैक करती हैं, बट इस तरह से ट्रैक करते हैं कि आप कंटेंट कैसा वॉच कर रहे हो, आपके मतलब आप किस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो उस हिसाब से वो एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ इस इंसान का इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से हम इसे ऐड दिखाएंगे तो ज़्यादा CTR मिलेगा। सर सब कुछ समझ में आया, ये CTR समझ में नहीं आया। CTR क्या है ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगा। आप अगर समझो, अगर मेरी वेबसाइट है, ठीक है, मैं गूगल एडसेंस से पार्टनर किया कि आप मेरी वेबसाइट पे ऐड दिखाओ ताकि मुझे उससे पैसे मिले। तो हमको क्या चाहिए ना, गूगल को क्या चाहिए, गूगल के साथ जिसने बोला होगा कि आप हमारे ऐड दिखाओ, तो जो भी अपने ऐड दिखाना चाहता है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, सपोज कोई XYZ कंपनी है वो अपने ऐड दिखाना चाहती है, तो वो यही चाहेगी ना कि ज़्यादा, अगर 1000 लोगों ने ऐड देखा तो उनमें से ज़्यादा लोग उस ऐड को इंटरेक्शन करे उसके साथ, या तो कोई ओपन करे उनकी वेबसाइट, या तो जो भी है उस ऐड के साथ कुछ ना कुछ करे, ऐसा नहीं कि देख के चले जाए, ठीक है। तो अगर एक सेट ऑफ नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हो, यानी अगर 1000 लोगों ने ऐड को देखा और उनमें से मैक्सिमम लोगों ने उसके साथ इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन मतलब क्या कि उसे वॉच किया, तो उसको ओपन किया, जो भी किया, तो अगर जितना ये ज़्यादा होगा इंटरेक्शन, उसका CTR ज़्यादा होगा, ठीक है। हम इसको क्लिक थ्रू रेट भी बोल सकते हैं कि कितने लोगों ने क्लिक किया आउट ऑफ 1000 इंप्रेशंस वगैरह वगैरह। तो बेसिकली वही है कि कितने लोग आपके ऐड को एक्चुअल में उनके लिए यूजफुल हो रहा है वो ऐड, ओके। तो सब लोग चाहते हैं कि उनका CTR रेट ज़्यादा हो, जो भी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके लिए क्या कर सकते हैं ना, CTR रेट के लिए पर्सनल ऐड दिखा सकते हैं। अभी वही मैंने एग्जांपल लिया कि जिसको स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता, तुम स्पोर्ट्स के ऐड दिखाओगे, क्यों ही क्लिक करेगा, ठीक है। उसको कुछ ऐसा दिखाओ जो उसके काम का हो, ताकि आपका भी फायदा हो और उसका भी फायदा हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम डेटा साइंस से उसके एक्सपीरियंस को एनालाइज करके हम वैसे ऐड दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट वेबसाइट रिकमेंडेशन, हाँ सर ये तो बहुत ही ज़्यादा देखा हुआ है कि नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन, ये सब आप अभी गूगल पे कुछ सर्च करो रिलेटेड कि आपको इक्विपमेंट बाय करना है, फिर आप देखो कि आपके अमेजोन ऐप पे वैसी चीज़ें फ्रंट पेज पे दिखाने लगेगा कि उस पर ऑफर आ गया करके। तो ऐसा होता है, ठीक है, कस्टमर को एक्विजिशन के लिए कंपनीज ऐसा करती है। नेक्स्ट, बाकी सब तो ठीक था, ये एयरलाइन वाला ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, एयरलाइन रूट प्लानिंग, ये क्या बात हुई? तो ठीक है, क्या होता है ना, एयरलाइन कंपनीज के पास भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं जिसके लिए वो डेटा साइंस को यूज़ करती है। अब जैसे हमने रोड पे ट्रैफिक तो देखा है, वो तो ठीक है, पर एयरलाइन में जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, एयर ट्रैफिक को मैनेज करना और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि कौन सी फ्लाइट डिले जाएगी, तो फिर बाकी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप समझो कि लोकल फ्लाइट्स ही चलती हैं, मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हम लोग हैदराबाद, ऐसे करके यहाँ तक ही लोग ज़्यादातर जाते हैं, तो वहाँ पर एमिरेट्स की फ़्लाइट लाने का क्या फ़ायदा? तो कैसे एरोप्लेन्स वहाँ पर रखने चाहिए, ठीक है, ये भी बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कैसी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब वैसे डिसाइड होता है। ओके, आप हालांकि आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे आंसर, तो आप ये सब जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं आप इनके हिसाब से लिखना, मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आपको कैसा फ्रेम करना है उसके लिए मैंने ये पॉइंट्स लिखवाए हैं, ठीक है। डिट्टो छाप दोगे ना तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये सारा सीबीएसई की जो फैसिलिटेटर है ना उससे निकाल के मैंने खुद रखे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो और क्या है कि कहाँ पर ब्रेक लेना है फ्लाइट को, या फिर कहाँ पर डायरेक्ट रूट जाना है वगैरह वगैरह। ओके, ये चीज़ें, ठीक। तो ये फ्लाइट वालों का काम था, इस पे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा लास्ट में। ओके, अब जो पार्ट आता है, हमने वैसे प्रोजेक्ट साइकिल पहले कर लिया है, 1 घंटे का जो वीडियो था उसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट साइकिल हमने रिवाइज किया है, बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो इन्होंने दिया है रेस्टोरेंट वाला, उसके साथ हम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट साइकिल रिवाइज करेंगे, रिविजिट करेंगे एक्चुअली। तो यहाँ पर इस फ्लो चार्ट से थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोजेक्ट साइकिल बेसिकली क्या था, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था एक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था जिससे हम लोग अपने सॉल्यूशन तक पहुँचते थे और स्टेक होल्डर को फायदा दिलवाते थे। उसमें स्टेप्स में क्या आता था, सबसे पहले प्रॉब्लम को स्कोप करते थे कि भाई प्रॉब्लम क्या है उसे जानते हैं, और प्रॉब्लम को जानने के लिए हमारे पास 4 W's थे। उन 4 W's में पहला W था हु, उसका मतलब क्या था कि प्रॉब्लम एक्चुअल में किसको है, हु इज द स्टेक होल्डर ऑफ दिस प्रॉब्लम। उसके बाद था व्हाट, व्हाट मतलब प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, वो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना। उसके बाद वेयर मतलब कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन और सिचुएशन जो उसकी प्रॉब्लम की है, ठीक है। नेक्स्ट वाई मतलब क्यों है वो प्रॉब्लम, उसको अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप जो आता था वो डेटा एक्विजिशन। अब प्रॉब्लम तो हमने समझ ली है सर, उसके लिए डेटा भी तो चाहिए, तो फिर हम डेटा एक्वायर करेंगे और उसके लिए सोर्सेस होने चाहिए, ओपन सोर्सेस, ओपन सोर्स जो डेटा है उसको लेना है, गवर्नमेंट वेबसाइट पोर्टल से लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं डेटा कलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद डेटा को एक्सप्लोर करना, मतलब जो डेटा कलेक्टेड है उसको डेटा बेसिस में रखना, या तो जो चार्ट्स वगैरह है उन सब चीज़ों में हम लोग को डालना है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास टूल होते हैं, गूगल चार्ट्स या एक्सेल वगैरह, ये सारे टूल्स होते हैं। फिर आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंदर क्या होता है ना, हमारे पास 2 डेटा सेट होते हैं, एक तो ट्रेनिंग डेटा और एक तो टेस्टिंग डेटा। हम मोस्टली 70% तो ट्रेनिंग में लगा देते हैं, बाकी 30% 40% हम लोग इवैल्यूएशन के लिए रखते हैं, टेस्टिंग के लिए। तो ये जो ट्रेनिंग डेटा है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 टाइप के मॉडल बना सकते हैं, एक तो लर्निंग बेस्ड मॉडल या तो रूल बेस्ड मॉडल। लर्निंग बेस्ड में क्या होता है, वो एआई या एमएल पे चलता है, ठीक है, एमएल डीएल इन सब चीज़ों पे चलता है, जो कि स्मार्ट होता है, ये स्मार्ट नहीं होता है। रिमेंबर द स्मार्ट बॉट एंड नॉर्मल बॉट के बारे में जब बात करते थे, तो स्मार्ट बॉट क्या होता था, जो लर्निंग बेस्ड होता था, बाकी रूल बेस्ड दूसरा वाला होता था जो कि प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स से बनता था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवैल्यूएशन। जो टेस्टिंग डेटा थी वो हम लोग अब यूज़ करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे मॉडल को। उसके बाद हम डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड करेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि हमारा मॉडल यूज़ करने लायक है कि नहीं, ठीक है। पास हो जाता है तो यूज़ करते हैं, वरना फिर और ट्रेन करते हैं। ओके, अब एक एक करके इधर देख लेते हैं, इसको बताऊंगा तो नहीं मैं ज़्यादा। एसडीजी क्या था हमारे उसमें, एसडीजी क्या था कि हमारे पास जनरली जो एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो जो यूएन है, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस है जो,
उन्होंने क्या कर रखा है कि हमको सेट ऑफ कुछ 17 गोल्स बना के रखे हैं कि भाई ये सब आप लोगों को इन पे फोकस करना है, इन पे काम करना है। और ऐसे ही 2 समिट हुई थी हमारी, एक 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी रियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, और फिर एक हुई थी 2015 में, ठीक है, वो न्यूयॉर्क में हुई थी। ओके, ये 2 समिट्स हुई थी हमारी, ग्लोबल समिट्स हुई थी जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर इन सब चीज़ों के लिए हुई थी। ओके, डेफिनेशंस तो आपको याद रखनी है प्रोजेक्ट साइकिल की और प्रॉब्लम स्कोपिंग वगैरह की, ये सब तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। बढ़िया है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट है कि पूरी जो प्रॉब्लम हमारी जो थी उसको एक जगह समराइज करके हम लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जो गिवन है, जो मैं आपको बता रहा था कि इस एग्जांपल के हिसाब से हमको चलना है। अगर एक रेस्टोरेंट है, उसमें क्या हो रहा है ना कि एक्सेस फूड हमेशा बन जा रहा है और वो बाकी का फूड वेस्ट हो जा रहा है, तो ये फूड वेस्टेज को कम करने के लिए हम लोग कुछ सॉल्यूशन बनाए। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम किसे है, रेस्टोरेंट ओनर्स को है। प्रॉब्लम क्या है कि फूड वेस्टेज हो रही है। तो क्यों हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारा फूड अनकंज्यूम्ड रह रहा है। तो हम लोग को क्या सॉल्यूशन निकालना है कि हम अमाउंट प्रेडिक्ट कर लें कि कितना फूड हमको कंजप्शन हो रहा है डेली, उसी के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करें, ठीक है। अब इसके लिए डेटा कैसे एक्वायर करना पड़ेगा, डेटा एक्वायर करेंगे हम, कितने कस्टमर्स आते हैं, कितना क्वांटिटी में खाना बनता है, ठीक है, कितना खाया जाता है और कितना रह जाता है। ओके, उसके बाद एक डिश का प्राइस क्या है, ओके, और कितनी डिशेस हम अगले दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब डेटा हम लोग कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ऑर्गेनाइज कर देंगे। उनके जो डेटाबेस वगैरह होगा उसमें हम ये सारा डेटा ऑर्गेनाइज कर देंगे, राइट। अब आ जाता है इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी डेटा हमें मिला था डिश वगैरह का और क्वांटिटी का, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे, डाल देंगे अपने ट्रेनिंग मॉडल में। ये सारा डेटा, क्वांटिटी ऑफ फूड अनकंज्यूम्ड वगैरह, ये सब लोग चले जाएगा अपने डेटा सेट को ट्रेन करने में, ठीक है। जैसे ही डेटा सेट ट्रेन होगा, ओके, मॉडल जब भी एंट्रीज ले लेगा तो वो फिर प्रेडिक्ट करेगा क्वांटिटी ऑफ फूड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। ओके, अब आप 1-2 दिन तक, या 2 दिन नहीं तो थोड़े ज़्यादा दिन तक, 1 हफ्ते तक आप क्या करोगे ना, टेस्ट करोगे कि भाई ये मॉडल बढ़िया चल रहा है कि नहीं। अगर वो टेस्टिंग में पास हो जाता है तो मतलब आपका मॉडल एकदम बढ़िया चल रहा है, वरना फिर आपको थोड़ा और ट्रेन करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है। ओके, 2 पार्ट अपने डिस्कस हो गए, बेसिक्स हमने पढ़ लिया और एप्लीकेशंस पढ़ लिया। लास्ट पार्ट जो है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, डेटा कलेक्शन। ये थोड़ा है ना अलग पार्ट है। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है ना क्योंकि एप्लीकेशन वगैरह वो भी सब आपके लॉजिकली आपको समझ में आ रहा था, बट ये डेटा कलेक्शन थोड़ा सा है ना, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें आएंगी, तो उसको देखना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स जो हम लोग को पहले समझना है वो है कि डेटा कलेक्शन जो प्रोसेस है वो कोई नई चीज़ नहीं है। ये हम एजेस से करते आ रहे हैं, ये हम सालों से करते आ रहे हैं। और बिल्कुल भी अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है ना, तब भी एक इंसान डेटा तो कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किस फॉर्म ऑफ डेटा को कलेक्ट कर रहा है और उस फॉर्म ऑफ डेटा के लिए किस टाइप ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है। ओके, पर बेसिकली हमें टेक्निकल नॉलेज हमेशा ज़रूरी नहीं है डेटा कलेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज की डेटा कलेक्शन के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ईजी है। बट जब डेटा को कलेक्ट करके एनालाइज करने का टाइम आता है ना, तब वो बहुत ही सरदर्द वाला काम है। इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और यहाँ पर आती है हमारी डेटा साइंस। डेटा साइंस इज द साइंस विच एनालाइजेस द कलेक्टेड डेटा, ठीक है। और वो क्या करती है डेटा साइंस, ये 2 पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो, ठीक है। डेटा साइंस में ये क्या है, पहला पॉइंट कि it not only gives us more precise idea of the data set, but it also adds value to it by providing deeper and clear analysis of it, ठीक है। clear analysis of it मतलब ना कि वो सिर्फ हमें बहुत ही प्रिसाइज आइडिया देती है कि वो डेटा सेट कैसा है, उसके बारे में बताती है, बट साथ ही हमें एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग करवा देती है कि भाई उस डेटा सेट से हम आगे कैसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। ओके, जब हम प्रेडिक्शंस की बात करने लग जाते हैं, सजेशंस की बात करने लग जाते हैं, तब साथ ही में एआई भी इंटीग्रेट होने लग जाता है, ठीक है।
जब भी प्रेडिक्शंस की बात आ जाती है तो एआई पीछे से चले आता है, और आना भी चाहिए, क्योंकि डेटा जैसे ही आते जाएगा डेटा साइंस आएगी, और डेटा साइंस आ गई तो फिर एआई का आना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये 3 डेटा सेट्स, एक्चुअल में क्या है ना, ये सब चीज़ें मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि फैसिलिटेटर में गिवन है, और फैसिलिटेटर में गिवन है तो पक्का ना पक्का इस पे सीबीएसई तो डाल ही देगा कुछ ना कुछ। ओके, सीबीएसई अगर डालेगा तो हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ डेटा सेट्स जो गिवन है हमारे पास, बैंक के पास जनरली कैसे डेटा सेट्स हो सकते हैं, लोन का डेटा सेट हो सकता है ना, और अकाउंट होल्डर्स, लॉकर्स के ओनर कौन कौन है, एम्प्लॉय के रजिस्ट्रेशंस, बैंक विजिटर्स, ये सब डेटा सेट हो सकते हैं। एटीएम मशीन पे कैसा हो सकता है कि कितने यूजेस हो रही है दिन की, कितने कैश के डिनोमिनेशन हो रहे हैं, ओके, या फिर कितने निकाला जा रहा है कैश, ओके, देन कितने लोग आ रहे हैं, विजिटर के डिटेल्स कौन कौन आ रहा है करके, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मूवी थिएटर में क्या हो सकता है, टिकट्स कितनी बेची गई, टिकट्स कितनी ऑनलाइन गई, ऑफलाइन गई, और रिफ्रेशमेंट्स वगैरह, और कितना खाना वाना लिए, वो सब चीज़ें डेटा सेट में आ सकती हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर लिखी नहीं है, ठीक है। डेटा कलेक्शन के बारे में बात तो कर रहे हैं, पर ये डेटा कलेक्शन के सोर्सेज कैसे होने चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट लेट्स सी वंस अगेन। सोर्सेस ऑफ डेटा जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप ऑफ हो सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ये याद रखना, यहाँ पर जब हम डेटा साइंस में बात करते हैं तो ये 2 इन्होंने स्पेशली मेंशन करके रखा है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ डेटा विच कैन बी कलेक्टेड, दैट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑफलाइन डेटा में कैसे, सेंसर्स, सर्वेज, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस। क्या है, सेंसर्स, सर्वेज, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सेंसर्स, सर्वेज, इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशंस, ये सारी की सारी ऑफलाइन डेटा सोर्सेस है। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है, पर सर सर्वे तो ऑनलाइन भी हो जाता है। हाँ, ऑनलाइन होता है, पर हम यहाँ पर ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल मेथड है हम उसे कंसिडर कर रहे हैं कि वैसा सर्वे है। ओके, आप लोग ऑफलाइन में ही डाल के आना, बिकॉज ये फैसिलिटेटर में लिखा है तो हमको वही फॉलो करना है, ठीक है। ऑनलाइन डेटा कलेक्शन में क्या क्या आता है, ओपन सोर्स गवर्नमेंट पोर्टल्स, ठीक है, data.gov.in वो एक वेबसाइट है, वो भी ओपन सोर्स है, और रिलायबल वेबसाइट्स जो भी होंगी, रिलायबल वेबसाइट्स, वो सारी ऑनलाइन डेटा कलेक्शन में आता है। रिलायबल वेबसाइट्स मतलब कोई ना कोई एफिलिएटेड वेबसाइट्स, ठीक है, ऐसे ही कोई भी वेबसाइट से हम डेटा नहीं उठा सकते। उसके बाद वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की ओपन सोर्स जो डेटा होती है, जो भी गवर्नमेंट पोर्टल्स की ओपन सोर्स डेटा होती है, उन सब चीज़ों को हम ऑनलाइन डेटा कलेक्शन सोर्सेस में ऐड कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट कि कैसा डेटा हम लोग को कलेक्ट करना चाहिए, या फिर डेटा कलेक्ट करते वक्त किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखना चाहिए, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेटा विच इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक यूजेस ओनली, किसी की प्राइवेट डेटा हम लोग एक्सेस नहीं करेंगे क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ठीक है, किसी की भी प्राइवेट डेटा विदाउट कंसेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, पहला पॉइंट ये था। उसके बाद हाँ, ये दूसरा पॉइंट भी है कि कंसेंट के बिना हम लोग पर्सनल डेटा को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वन शुड नेवर ब्रीच समवन्स प्राइवेसी इनटू प्राइवेसी टू कलेक्ट डेटा, मतलब किसी की भी डेटा चोरी नहीं करनी है, ठीक है। किसी की प्राइवेसी में आप दखल अंदाजी करके और फिर डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो दैट इज नॉट अ राइट वे, ओके। और डेटा शुड ओनली बी टेकन फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज, ये तो बहुत बार हमने डिस्कस कर रखा, और ये पिछले स्लाइड पे भी हमने यही बोला था, ओके। रिलायबल सोर्सेज ऑफ डेटा इंश्योर द ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा, कि डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो वो ऑथेंटिक है और रेलेवेंट है, ये भी याद रखना है। विच हेल्प्स इन प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द मॉडल, अगर आप रेलेवेंट और ऑथेंटिक डेटा लेते हो तब आपका एआई मॉडल मोर एक्यूरेटली ट्रेन होगा, ठीक है। आपका डेटा शुड बी रेलेवेंट एंड ऑथेंटिक, ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, किस टाइप के डेटा हो सकते हैं, अब यहाँ पर जो टाइप्स आपके मेंशन्ड है वो टैबुलर डेटा सेट्स के लिए है, ठीक है, और उनमें से जो कॉमन यूज्ड टैबुलर डेटा सेट्स है वो है CSV, ठीक है, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो CSV क्या है, CSV फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, याद रखना ये जो बोल रहा हूँ ना मैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जो स्प्रेडशीट होती है ना, एक्चुअल में वो भी CSV का फॉर्मेट ही होती है,
ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर, बट मैं आपको एज अ जनरल नॉलेज बोल रहा हूँ, क्योंकि पाइथन वगैरह में जब हम लोग कोड करते हैं ना, तो CSV हम लोग कॉमा से सेपरेटेड, अगर हमको स्प्रेडशीट में लिखना होता है हम CSV फॉर्मेट में लिखते हैं और उससे कन्वर्ट कर देते हैं हम एक्सेल या फिर स्प्रेडशीट फॉर्मेट में। लिविंग दैट बिहाइंड, हम लोग को क्या याद रखना है कि CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ये एक टैबुलर डेटा को स्टोर करने का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कैसे स्टोर होता है, हर लाइन को, ठीक है, हर लाइन में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। मतलब एक लाइन लिखी है तो उसमें कुछ 3 फील्ड्स है, तो वो 3 फील्ड्स को हम कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं 3 फील्ड्स जैसे लिखना है, नेम, ठीक है, नेम, एज और DOB, ठीक है, तो इनको मैं कॉमा सेपरेट करके ऐसे लिख सकता हूँ। और ये एक्चुअल में अगर इसको मैं एक्सेल में कन्वर्ट करूँगा ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये नेम आ जाएगा, ये एज आ जाएगी और यहाँ पर DOB आ जाएगा। ऐसे करके आप जितनी लाइंस लिखते जाओगे ये आगे वैसे ही चलता जाएगा, समझ रहे हो। ओके, नेक्स्ट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट तो पता ही है, आपने बहुत यूज़ भी किया होगा। ओके, स्प्रेडशीट क्या होता है, इट्स अ पीस ऑफ पेपर और अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग द डेटा। इसमें क्या होता है, रोज और कॉलम्स का यूज होता है। ओके, और एग्जांपल इसका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर अपना गूगल स्प्रेडशीट्स, ठीक है, गूगल शीट्स, ये दोनों एग्जांपल है अपने। अब थर्ड जो डेटा सोर्स है SQL, इसके बारे में शायद आपने कम सुना हो। तो SQL क्या होता है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, SQL बोलते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है, क्वेरीज को ये एक्सेप्ट करती है और डेटाबेस में लगाती है। बेसिकली क्या होता है ना, मैंने जैसे बताया था कि हम लोग डेटाबेस में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, जो एक्वायर्ड डेटा होती है। तो वो डेटाबेस, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। कुछ डेटाबेस जैसे फायरबेस वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोर करते हैं, और कुछ डेटाबेस अलग होते हैं जो डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोर करते हैं। तो अब डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोर करते हैं तो डिफरेंट तरीके से उन पर डेटा इनपुट भी होता होगा। मतलब अगर मुझे डेटा अलग तरीके से स्टोर करनी है तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती होगी। तो वैसे ही एक SQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कुछ पर्टिकुलर डेटाबेस टाइप्स के लिए, उनको बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का टाइप है। ओके, आपको कंफ्यूज अगर कोई हो रहा है तो बस इतना दिमाग में रखो, SQL एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर्ड जो डेटाबेस होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है, उनमें डेटा भरने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डेटा एक्सेस। ओके, अब ये थोड़ा सा डेटा एक्सेस के बारे में हम देखते हैं। ये बस थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट थोड़ा हो जाएगा, यहाँ पर आप टेंशन मत लेना, मैं इजी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और समझने की कोशिश करना, बस डरना मत जो बोल रहा हूँ। डेटा एक्सेस क्या है ना, आपने डेटाबेस वगैरह में डेटा तो डाल दिया, ठीक है। मैंने जो भी डेटाबेस वगैरह थे अपने, जैसे SQL का डेटाबेस था, कोई भी डेटाबेस था, कुछ तो होता है डेटाबेस, उसमें मैंने डेटा को डाल दिया। अब मुझे वो क्या चाहिए ना, डेटा डाल तो दिया अब सर, पर वो डेटा हम ले कैसे, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगा, उस डेटा को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो फाइनेंस वाली कंपनीज का होगा क्या, उनको तो लॉस झेलते रहेंगे, वो तो उनको यूज़ भी तो करना है वो डेटा। हाँ, तो वो डेटा यूज़ हम करने के लिए कोड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पाइथन हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर एज अ एग्जाम्पल, वरना हम बहुत सारी चीज़ों से डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। तो उस डेटा को हम लोग प्रोग्रामिंग की मदद से यूज़ करने वाले हैं, एक्सेस करने वाले उस डेटा को, तो इसको हम डेटा एक्सेस कहते हैं। और पाइथन का कुछ कोड या फिर हम लोग बेसिकली यहाँ पर कुछ पैकेजेस यूज़ करने वाले हैं पाइथन के अंदर, जो कि हमें इन सब चीज़ों में मदद करेंगे। तो चलिए उन पैकेजेस के बारे में जानते हैं कि कौन से वो स्पेशल पैकेजेस हैं जो हमको इन सब चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर ये 3 पैकेजेस के बारे में लिख रखा है, जानते हैं ये क्या है पैकेजेस। सबसे पहले आ जाता है नमपाई। नमपाई, सर ये सुनकर कुछ तो नंबर से रिलेटेड लग रहा है। हाँ, ये नंबर से रिलेटेड है और ये इसका नाम ही आपको जस्टिफाई कर रहा है कि अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी it is related to something like addition, subtraction और mathematical terms।
हाँ, तो numpy इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन एरेज। एरेज कुछ भी नहीं है, ये बस नाम अलग अलग रख देते हैं। एरेज मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्मॉल स्मॉल डेटास। ओके, वो एरे होता है। ओके, तो यहाँ पर numpy क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, और ये ऑपरेशंस किस पे होंगे, न्यूमेरिक डेटा पे। ओके, नंबर्स, कैरेक्टर्स, बुलियन, सब पे जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। numpy एक बेसिकली एक पाइथन लाइब्रेरी है। ओके, या पैकेज है जो कि यूज करते हैं हम उन चीज़ों में। सेकेंड इज पांडास, ये बहुत बहुत वाइडली यूज्ड है। पांडास एंड मैटप्लॉटलिब, ये बहुत वाइडली यूज किए जाते हैं। ये सारे एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाइडली यूज की जाती है। तो पांडास क्या करता है, ये डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट करता है। ये डेटा फ्रेम को मैनिपुलेट करता है। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम, यार ये वही दिक्कत है कि ये नाम अलग अलग रख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, पर अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा फ्रेम इज नथिंग बट एक जैसे हमने रोज और कॉलम एक्सेल शीट में देखे थे ना, है ना, वैसे ही ये एक सेटअप होता है, ठीक है, डेटा फ्रेम। ओके, यहाँ पर बेसिकली पांडास जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट्स को हम डेटा फ्रेम रिगार्ड करते हैं। ओके, तो हम जब डेटा फ्रेम्स की बात करते हैं, ये इन्हीं सेट्स की, तो उनको मैनिपुलेट करने में पांडास हेल्प करता है। मतलब वो टैबुलर डेटा को अरेंज वगैरह करने में हम पांडास की हेल्प लेते हैं कि अगर मुझे टेबल वगैरह में डालना है तो भाई ये पांडा करके एक लाइब्रेरी है, इसे हम लोग फ्यूचर में यूज़ करेंगे अगर हमने सीखा तो, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल में है शायद, ये आपके, शायद नहीं, ये है आपके प्रैक्टिकल्स में, तो आपने सीखा ही होगा। अगर आपने प्रैक्टिकल्स दिए तो देने तो पड़ेंगी, ठीक है, तो ये सीख लेना, तब आपको अच्छे से समझ में भी आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो पांडास क्या करता है, डेटा फ्रेम्स को मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। डेटा फ्रेम्स में चेंज कर सकता है, चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, वही सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मैटप्लॉटलिब। ये आपको जैसे समझ में भी आ रहा है ना, हाँ सर इतना तो समझ में आ रहा है कि प्लॉट लिब मैट, तो प्लॉट मतलब ये कुछ ग्राफ प्लॉट वगैरह, हाँ वैसे ही कुछ तो लग तो रहा है। हाँ, तो ये क्या करता है ना, ये ग्राफ प्लॉट करता है। कैसे करता है, बेसिकली आपने जो डेटा कलेक्ट किया ना सीक्वल वगैरह या जो भी डेटाबेस में होगा, हम बोलेंगे पाइथन से कि पाइथन भैया ये ये क्या है, मैटप्लॉटलिब को हम यूज़ करेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, ये क्या ना, ग्राफ बना दो आप इसका। तो हम ये लाइब्रेरी से हम लोग एक ग्राफ वगैरह या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बेसिकली डेटा विजुअलाइज कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स वगैरह, जो भी डिफरेंट तरीके से हम लोग पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हैं विजुअल फॉर्मेट में। बहुत ही मस्त होता है और बहुत ही मज़ा आता है जब आप इसे एक्चुअल में करते हो। अभी बोलते समय तो मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, बट बहुत वाइड चीज़ें हैं ये, एक लाइन की चीज़ नहीं है जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपने में ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है समझने को। ऑलराइट, तो यहाँ पर आके हमने कंप्लीट कर दिया है अपना ये लेक्चर, और अभी ये कंप्लीट पूरी तरह से हुआ नहीं है, इस पे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत इजी क्वेश्चंस है, मैंने 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस आपको बना के दे दिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट पे जाओ, अपनी वेबसाइट है, 50 क्वेश्चन है, उनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस भी है। सीधे आप क्या करो, क्वेश्चन पढ़ो, टिक मारो आंसर। मैं बोल रहा हूँ 10-10 क्वेश्चन करो, उसके बाद आंसर वेरीफाई करो कि हाँ भाई सही जा रहा है, अरे मज़ा आ रहा है, सही जा रहा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, बीच में एक आध क्वेश्चन कुछ आ सकता है। एग्जैक्टली 46 क्वेश्चन है आई गेस, 50 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, तो उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लेना और ये थियरी रिवाइज कर लेना। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम तो अपना पता ही है, t.me/AI4kids। बाकी वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं रहता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, डाउट्स आते हैं, हम सब लोग उधर ही हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, हम सब लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। AI4kids। ओके, लेक्चर में मज़ा आया हो तो लाइक वाले बटन को एकदम फोड़ डालो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, जो भी कर रहे हो दिल से करो। नेक्स्ट टाइम के लिए टाटा, बाय बाय। Link for the practice questions will be posted in the description, and you can get all the notes from ai4kids.in. Link is provided in description. Thank you.